इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो गया है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो है कि हमारी सरकार जब आई थी तो हमने दो वादे किए थे। एक वादा किया था कि हम महंगाई के ऊपर में काबू पाएंगे, और दूसरा हमारा था कि भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करेंगे। ये दो मुद्दा था। तो जहां तक महंगाई का सवाल है, ओवरऑल महंगाई का तो मुद्दा फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ता है, लेकिन हमारे पास में जो आज के डेट में आंकड़े हैं उसमें जो सारे के सारे कमोडिटीज हैं उसके जहां 2013-14 का आंकड़ा है कि महंगाई 5.11% था, वो घट करके 2014-15 में -0.39% हो गया है। और जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं जिसमें खाने का सामान है, स्टील है, सीमेंट है, इसका जो 2013-14 में 6.80% था वो घट करके 3.27% हो गया है। तो एक तो ओवरऑल जो महंगाई है वो महंगाई की कमी हुई है। कुछ एक चीजें हैं जो सीजनल हैं, जैसे टमाटर है, आलू है, प्याज है, तो इनके पास भी, इसके लिए हमारे पास में जो है जो सफिशिएंट गोडाउन होना चाहिए वो गोडाउन की व्यवस्था नहीं है। और इसके लिए जब भी हम लोग हेल्थ बात करते हैं फूड मिनिस्टर से और स्टेट के फूड सेक्रेटरी से, तो एक ही रास्ता निकलता है कि जो फार्मर्स जहां प्रोड्यूस करते हैं वहां इनको क्या कहते हैं कि भंडारण की व्यवस्था हो जाए, और यदि 5 महीना 6 महीना भी भंडारण की व्यवस्था हो जाए तो मैं समझता हूं कि ये जो पैनिक होता है, एक तो हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है। और चौधरी साहब हैं, वीरेंद्र सिंह जी जो हैं, ये किसान के बहुत बड़े नेता हैं, बतलाएंगे। लेकिन जो हमने इतने कम समय में जो समझा है, एक तो क्या है कि एक ही समय में एक जगह पर जहां प्याज है, आलू है, इसका बहुत पैदावार होता है, और वहीं दूसरे जगह पर जो है बहुत ही कम होता है। नतीजा होता है कि जहां पैदावार होता है वहां दाम बिल्कुल कम रहता है, किसान परेशान रहते हैं। जैसे मानते हैं कि आपका नासिक हुआ, तो वहां प्याज की, जबकि यहां प्याज का दाम बढ़ता है, तो वहां जो है किसान तबाह रहते हैं कि हमारा किसान जो है कौड़ी के भाव कोई खरीदने वाला भी नहीं है। उसी तरीके से पंजाब है जहां मंडी सिस्टम है। अब उस मंडी सिस्टम में यदि जाकर के, मंडी सिस्टम में क्या है, मंडी सिस्टम के प्लस पॉइंट भी हैं, माइनस पॉइंट भी हैं। प्लस पॉइंट है कि सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ मिल जाता है और वहां जाकर के किसान जो है अपने अनाज को बेच लेते हैं। बिहार वगैरह में वो फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है कि वहां जो व्यापारी का रहता है, एक अपना उनका, हम कॉकस तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनका एक संगठन है। अब उस संगठन में यदि आप देखेंगे तो जो चीज वहां 8 रुपए में बिकता है वो चीज आकर के जो है दिल्ली में 25 रुपए में बिकता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि किसान को मंडी के अलावे दूसरा कोई फ्रीडम नहीं है। वो जाकर के बेचेगा तो मंडी में ही बेचेगा, उसको फ्री आजादी नहीं है, जिसकी मांग हम लोग कर रहे हैं कि किसान को दोनों चीज का जो है उनको सहूलियत होना चाहिए। जिनको मंडी में बेचना है मंडी में बेचें, जिनको डायरेक्ट ओपन मार्केट में बेचना है ओपन मार्केट में बेचें। पासवान जी, आपने कुछ कमियां को गिनाया और हमें लगता है कि बहुत बेहतरीन मौका है ये, क्योंकि हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी भी आगे। बहुत स्वागत है आपका। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। नहीं, हम जरा इसको जोड़ना चाह रहे हैं, खेती और किसानी से जोड़ना चाह रहे हैं, चूंकि किसानों के नेता वीरेंद्र सिंह भी हमारे साथ। वीरेंद्र सिंह जी, हम जो इस देश के भीतर देख पा रहे हैं, मनमोहन सिंह के दौर में 2005 से 2013 तक तकरीबन 2 लाख मिलियन टन अनाज बर्बाद हो गया
क्योंकि गोडाउन नहीं थे। और आज की तारीख में भी जिसका जिक्र अभी रामविलास पासवान जी ने कहा, हमारे पास रखने की व्यवस्था नहीं है। किसानों के सामने संकट क्या है? अन्न उपजाएंगे, उसकी कीमत क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि इलेक्शन के समय वादे भी हुए थे, समर्थन मूल्य नहीं बढ़ पा रहा है, अनाज रखने की व्यवस्था नहीं है। खुद पासवान जी ने जिक्र कर दिया कैसे उगाते हैं, और मार्केट तक पहुंचते पहुंचते जिस कीमत में हो जाता है उसका 1% भी किसान को नहीं मिलता। ये एक फैक्ट है इस देश का। मुश्किल कहां पर है चौधरी जी? देखिए, एक तो आप ये मान के चलें कि आप महंगाई को सिर्फ किसान जो उगाता है उसी तक सीमित रखते हैं। कभी आपने ये सोचा कि महंगाई दूसरी, उसके बारे में कोई ऐसी चर्चा की? प्याज महंगा हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, आफत हो गई। आलू महंगा हो गया, बड़ी आफत हो गई। ये चीजें अगर महंगाई, इसको दूसरी व्याख्या देता हूं, अगर बढ़ती हैं और बीच में मुनाफाखोरी नहीं होती तो सीधा फायदा किसान को है। और कंज्यूमर जो कोई गृहस्थी अपना करता है उसमें सिर्फ 6% का ये एलिमेंट है जो उसकी सब्जियां, जिसको आप बड़ा उठाते हो, लुट गए, मर गए। ये आपने कभी सोचा? ये जो आजकल सिनेमा की टिकट कितने की मिलती है? हाँ, और उसमें भी अलग अलग कि सुबह का शो होगा तो इतने होंगे। महंगाई, कभी सोचा कि ये जो हम कॉफी यहां पी के जाते हैं, मैं सबसे पहले जब कॉफी मैंने पी अपनी जिंदगी में, यॉर्क होटल था कनॉट प्लेस में, 8 आने की कॉफी मिलती थी। आज पता करो कितने की मिलती है। यानी सीमेंट का पता करो, लोहे का पता करो, बिजली का पता करो, और जो चीजें हैं सिर्फ किसान तक सीमित रखे। ये जो महंगाई का राग अल्पाया जाता, मैं तो इससे सहमत नहीं हूं। नंबर 1 बात। एक मिनट, हम एक जरा सा टोक दिया आपने, अच्छा का सिनेमा का जिक्र कर दिया। 97 में पहली फिल्म आई थी जिसने इस देश में सबसे ज्यादा 100 करोड़ कमाए थे, हम आपके हैं कौन। ये जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं आपसे क्योंकि हम आपके हैं कौन जितने भी सिनेमा घरों में रिलीज हुए थे, उस समय हिंदुस्तान में जितने सिनेमा घर थे, आज जितने सिनेमा घर हैं उनकी तादाद में लगभग 300% का इजाफा हो गया है। देश के लोग ये बार बार जानना चाहते हैं, इस देश में सिनेमा घर बढ़ सकते हैं तो गोडाउन क्यों नहीं बढ़ सकते? अब आप सवाल पूछने वाले पे तालियां इतनी नहीं होती, जवाब देने वाले पे होनी चाहिए। देखिए, बात ये नहीं है, गोडाउन की बात नहीं है। गोडाउन की भी परिभाषा गलत है। मैं ये कहता हूं कि 70% से ज्यादा चावल और गेहूं की खरीद सिर्फ हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश से होती है। अगर एफिशिएंटली काम किया जाए, चाहे एफसीआई है चाहे दूसरी एजेंसी है, तो इन इलाकों में गोडाउन की कोई जरूरत नहीं है। वो यहां से 15 दिन के अंदर, इवन 1 महीने में भी वो लिफ्टिंग हो जाए। गोडाउन की जरूरत वहां पड़ती है जहां कंज्यूमर है। वहां हो सकता है आपका सामान 2 महीने में बिके, 3 में नंबर आए। तो मेरी सोच है कि 2 जगह प्रोड्यूसिंग जो इलाका है उससे अगर लिफ्टिंग के लिए प्रबंध एफिशिएंटली किया जाए तो यहां गोडाउन की कोई जरूरत नहीं, और इससे एफसीआई को भी हजारों करोड़ का फायदा हो सकता है। मेरा अपना ये मानना है। ये तो आपकी पूरी पॉलिसी मेरा डिपार्टमेंट है। देखिए, हमारे यहां जो जरूरत है वो 600 लाख टन की आवश्यकता है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत जो हम गरीब को अनाज देते हैं, सस्ते दर पर देते हैं। अभी जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके मुताबिक 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल देते हैं। तो कुल जो है हमारे यहाँ जो है 600 लाख टन की आवश्यकता है, और प्रोडक्शन जो है जो 2000 लाख टन से ज्यादा होता है। बिल्कुल समझने के। अब सपोज कर लीजिए कि हमारे पास में अभी भी अनाज इतना है कि मैंने शुरू में ही कहा था, पैनिक क्यों होता है?
पैनिक हो जाता है, इसलिए पैनिक होता है प्याज में, सब सारे चीज में हो जाता है कि लोगों को लगता है कि मांग जो है, डिमांड जो है, वो जो है जितना हमारे पास में आना है उसके मुकाबले में अधिक है। एक समय में जैसे होता था, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो जब तक डी कंट्रोल नहीं था चीनी, तो चीनी में भी यही क्या कहते हैं होता था। तो हम आप जो कहते हैं, हमारे पास में हमने शुरू में कहा कि जितना हमारे साल भर बारिश नहीं हो फिर भी हमारे पास में चावल, गेहूं और चीनी, इसकी कोई कमी नहीं है। अब हम स्टोरेज करके क्या करेंगे, हम आपसे जानना चाहते हैं। उसका लाइफ होता है, जा करके मानते साल में, 1.5 साल में वो खत्म हो जाएगा। तो हमको जरूरत यदि मान लेते हैं कि है 600 लाख टन का है, तो हम 1000 टन जो है ला करके, या 2000 जो क्या कहते हैं लाख टन ला करके हम क्या करेंगे। प्रश्न ये भी है। सिनेमा का मामला तो है कि सिनेमा में पैसा मिलता है, तो पैसा मिलता है तो मनी बिगेट्स मनी। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी अपनी, जो अनाज सड़ रहे थे खुले आसमान तले, हाँ, वो क्यों दिया था? और उस समय तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप यहीं से आवाज उठ रही थी कि भाई खुले आसमान तले 3 मिलियन टन अनाज जो है खुले आसमान तले आप रखने की, ठीक है, हाँ, नहीं तो वही तो व्यवस्था कीजिए। देखिए, नहीं, उसका व्यवस्था ये है कि आपको, जैसे सपोज कर लीजिए हमारा तेलहन है। अब तेलहन का जो है क्या कहते हैं कि जो हमारे पास में आंकड़ा है, वो तेलहन के आंकड़ा में क्या कहते हैं कि हमारा जो है वो 200 लाख टन का खपत है, और 100 लाख टन क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पैदाइश होती है। 100 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से हमारा क्या कहते हैं कि दाल है, दाल में क्या कहते हैं कि हम जो है हर साल 30 लाख 40 लाख टन इंपोर्ट करते हैं। तो हम इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि जो लोग, आज गन्ना का हमारा किसान है, अब बगल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, एक तरफ गन्ना का किसान त्राही त्राही कर रहा है, और दूसरे तरफ में जो है मिल मालिक है, वो क्या कहते हैं कि सर यही बैलेंस कैसे होगा, ये हमको लगता है आपको बताना चाहिए। उसका बैलेंस करने का ये है कि आप वो लोगों को दूसरा अल्टरनेटिव देना पड़ेगा और उस पर विचार करना चाहिए। यदि हम चावल गेहूं के बजाय तिलहन दलहन पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दें, यदि हम गन्ना का किसान है, अब गन्ना का हम लोग, भारत सरकार का कोई उसमें योगदान नहीं है। हम 230 रुपया हम गन्ना का इस बार दाम फिक्स किए हैं, FRP, और उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम 280 देंगे। अब वो कहता है कि मिल मालिक कहता है कि 280 रुपया हम कहां से ला करके देंगे। अब नतीजा है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाओ, एक्सपोर्ट इंसेंटिव दो, तो एथेनॉल का ये करो, या मान लेते कि सॉफ्ट लोन दो। तो उसका सबसे जो एक खुशी की बात है, जो आपने कहा खुशी की बात है कि हमारे पास में पैदावार की कमी नहीं है, चावल गेहूं इन सारी चीजों में है। लेकिन जहां तक स्टोरेज का सवाल है, मैं समझता हूं कि स्टोरेज उस समस्या का निदान नहीं है। समस्या का निदान है कि आप उन चीजों के ऊपर में किसानों को ज्यादा क्या कहते हैं कि आप इंसेंटिव दें जो सामान हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये कौन करेगा? सरकार ही करेगी। सरकार तो क्यों नहीं हो पा रहा है ये? वही हमने कहा, तो उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब हम अभी तो हमारी सरकार को हम जो है उस पर हम लोग क्या कहते ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारे पास में तिलहन की कमी है, जो दलहन की कमी है, और भी जो पौष्टिक आहार हैं, उस पर कैसे हम ज्यादा, जैसे अब एथेनॉल है, यदि एथेनॉल को, अभी आपने देखा कि एथेनॉल का दाम जो है पहले 44 रुपये था, अभी बढ़ करके जो है 48.5 रुपये, 49 रुपये, 49.5 रुपये कर दिया गया। और एथेनॉल का जो है उसमें क्या कहते हैं कंजम्पशन जो होता है, ये पेट्रोल में भी होता है, शराब में भी होता है, और चीजों में होता है। और यदि इथेनॉल का प्रोडक्शन क्या कहते हैं कि ज्यादा बढ़े, तो स्वाभाविक है कि चीनी का क्या कहते हैं कि 20 लाख टन क्या कहते हैं कम हो जाएगा, और उधर क्या कहते हैं किसान को भी फायदा मिलेगा, और इधर चीनी का स्टोरेज क्या कहते हैं और मिल मालिक को भी फायदा उससे होगा। क्योंकि एक गन्ना ही ऐसा चीज है कि बगास से लेकर के, मॉलिशस से लेकर के सारे के सारे चीज का उसका जो मिट्टी होता है खाद में हो सकता है। तो इसलिए आपने जो एक बात जो कही कि जो एग्रीकल्चर हमारा डिपार्टमेंट है, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या उन्होंने किया, एक सबसे अच्छी बात की है कि पहले टुकड़े टुकड़े में अलग अलग जो डिपार्टमेंट बचा हुआ था, उन्होंने सबको एक जगह पर कंपाइल किया है, और जिससे कि अभी अपना यहाँ क्या कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो क्या कहते हैं कि बतलाएंगे विस्तार रूप से। तो एक कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको तय करके कोशिश करना चाहिए
कि हम उन समस्या का जो किसान का, ठीक कहा, हम लोग सोशलिस्ट मूवमेंट से आए हैं। हम लोग कहते थे करखनिया दामों का कीमत आने खर्च से डोरा हो, अन्न की दाम की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो। तो कहाँ कारखाना का दाम का कीमत 1.5 गुना होता है, 50 गुना बढ़ जाता है। तो चौधरी साहब ने ठीक कहा कि यदि एक कार का कीमत जो है 20 लाख से 2 करोड़ हो जाता है तो उस पर हल्ला नहीं होता है, लेकिन किसान का जो चीज होता है, जरा सा दाम बढ़ता है तो हंगामा होना शुरू होता है। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही कि किसान का दाम क्या कहते हैं कि यदि बढ़े, उसमें सिर्फ इतना ही हमारा संशोधन है कि किसान का दाम यदि बढ़े और बिचौलिया फायदा नहीं उठावे। जैसे मैंने कहा कि 8 रुपये यदि पंजाब में जाकर के प्याज आलू बिकता है और दिल्ली में आकर के जो है 125 रुपये हो जाता है, तो बीच में 16 रुपया कौन कमा रहा है? किसान नहीं कमा रहा है, बिचौलिया कमा रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो दिक्कत है कि हमारे पास में कॉमन नेशनल मार्केट नहीं है। एक तरफ में बाढ़ से पानी डूब रहा है, लोग डूब रहा है, दूसरी तरफ से सुखाड़ में मर रहा है। कॉमन नेशनल मार्केट हो जाए कि जहां सामान की आवश्यकता हो वहां पहुंच जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। कहीं 16% टैक्स है, कहीं कुछ है कि जीएसटी बनने जा रहा है। अब जीएसटी विधेयक लाया जा रहा है, वो पास हो जाएगा तो थोड़ा बहुत उसे समस्या का निदान होगा। लेकिन जब तक जो है आपका एक नेशनल कॉमन मार्केट का जो पॉलिसी है उसको हम एडॉप्ट नहीं करते हैं तो एक जगह अनाज सड़ता रहेगा, दूसरी जगह लोग भूखे मरते रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं उस रूप में हो पाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी, एक सवाल हर जहन में है इस दौर में कि जो जासूसी हो रही है और उससे एक मैसेज आया है कि जो शुरुआत में यहाँ के पुलिस कमिश्नर ने कहा था बहुत पहले से हो रही है, एक मैसेज है इस देश के भीतर कि क्या इस देश की इकोनॉमी कॉरपोरेट के इर्द गिर्द जा रही है, इसलिए कॉरपोरेट सेक्टर के लोग अपने कंपटीशन के तहत जासूसी करवा रहे हैं। मैसेज क्या है ये आप लोग के लिए, कितना सीरियस मैटर है ये? पुण्य प्रश्न जी, आपने बुलाया था महंगाई पे, उस पे आ रहे हैं, आप वहां चले गए जासूसी तक। हम इसमें एक चीज जोड़ देते हैं कि कॉरपोरेट की पूरी कार्यप्रणाली उस महंगाई की दिशा में देश को ले जा रही है। सरकार नकेल नहीं कस पा रही है। सरकार की पॉलिसी ठीक, कॉरपोरेट की पॉलिसी दूसरी दिशा में चली जाती है मुनाफे के लिए। इसलिए हमने ये पहला सवाल किया। देखिए पुण्य प्रश्न जी, आपकी विवेक आपकी स्थान पे, मैं उसको अस्वीकार या असम्मान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सरकार ने नारा नहीं दिया था हम भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ेंगे, ये मेरे प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता है। हमने नारा नहीं दिया, हमने करके दिखाया, हम ही ने करके दिखाया, इसी समय ने करके दिखा। कई प्रकार की समीक्षा आ रही है, वो जारी है ना सर, कि खत्म हो गया। आज भी 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए ये विषय को ना आप पुलिस है ना मैं पुलिस हूं, उनको काम करने, आप प्रश्न पूछिए मैं उत्तर दूंगा। जिनको जो काम है उनको काम करने दीजिए। देश में स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उस काम को कर रही है, उस पर भरोसा रखा जाए। कानून से ऊपर कोई नहीं है, कितना भी ताकतवर व्यक्ति कोई होता है। प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, किसी को भी उसी में से कानून को अपने हाथ में लेने की मौका नहीं दिया जाएगा। ये सरकार देश के गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है। पहली बधाई तो दे दें कि 17 रुपए इस दौर में पेट्रोल और डीजल के गिर गए। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, अंतर्राष्ट्रीय, चलिए एक अच्छी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मसला था। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका जिक्र था, 17 रुपए गिर गए। क्या आपको लगता है कि तेल की कीमत अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर तेल की कीमत कल प्रति बैरल वाकई 100 प्रति डॉलर पार कर गई, 150 हो गई जो पहले थी, तो इससे हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ता है, और पड़ता है तो क्या महंगाई पे पड़ता है? देखिए पुण्य प्रश्न जी, एक तो मेरे को आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को एक करबद्ध प्रार्थना है कि स्पेकुलेशन मत करिए, देश के अंदर घबराहट आम आदमियों में पैदा ना कराइए। आप बड़े जिम्मेवार पत्रकार हो और आपकी चैनल बड़ा जिम्मेवार चैनल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत सरकार ने एक सोच समझ के एक निर्णय किया है।